हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मान लगा कि आप लोग पढ़ते रहिए और जितना भी होमवर्क दे रहा हूँ आप इसे ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि होमवर्क से ही पता चल पाता है कि आपकी पढ़ाई किस तरह से हो रही है और कैसे हो रही है। तो होमवर्क ज़रूर बनाएं। होमवर्क जो देता हूँ वो केवल थ्योरी बेस पर देता हूँ, अभी नॉमरिकल नहीं दे रहा हूँ। नॉमरिकल हम इसके बाद करेंगे। हमने अब तक जितना भी होमवर्क दिया है सब थ्योरी बेस पर दिया है, जिसका केवल एक मकसद होता है, क्या थ्योरी आपको समझ में आया है या नहीं आया है। अगर क्वेश्चन बन गया तो समझिए थ्योरी समझ में आ गई, अगर क्वेश्चन नहीं बना तो समझिए कि थ्योरी को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए ना, आप मन से पढ़ते रहिए और हम आगे बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल्स का कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, यानी बैटरी का संयोजन, जिसमें हमने सीरीज और पैरेलल संयोजन पढ़ाया था। सीरीज को हमने कंप्लीट कर दिया था और पैरेलल भी करीब करीब कुछ हिस्सा पढ़ा करके हम नेक्स्ट लेक्चर पर छोड़ दिए थे, और आज हमारा पढ़ने का वक्त आ गया है और आज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस के ऊपर क्या स्पेशल पॉइंट्स है और क्या क्या क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कंप्लीट होगा तो आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या होता है, तो चलिए ना आगे बढ़ते हैं। हमने हेडिंग डाल रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही हम समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप इसे समझिए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि अगर सेल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हैं, जैसे में लेट्स सपोज हमारे पास एक सेल है, सेल का दो हिस्सा होगा, एक ईएमएफ का हिस्सा होगा और एक इंटरनल रेजिस्टेंस का हिस्सा होगा। लीजिए, यह एक सेल है, ये पूरा का पूरा एक सेल है। अगेन हमने एक सेल और ले लिया और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को भी ले लिया। इसका ईएमएफ E2 है और रेजिस्टेंस R2 है। इन दोनों को क्या कर दिया, हमने पैरेलल में जोड़ दिया। पैरेलल में स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों सेल पैरेलल में कनेक्ट है। क्यों, इसका प्लस इसके प्लस के साथ और इसका माइनस इसके माइनस के साथ। तो कल हमने आपसे कहा था, लीजिए, कल हमने आपसे कहा था कि अगर दोनों सेल्स को हटा करके अगर हम एक सेल लगाएं जिसको हम इक्विवेलेंट सेल कहते हैं, तो हमने फार्मूला प्रूफ किया था, E इक्यू बराबर होता है E1 R2 प्लस E2 R1 और बटा R2 यानी R1 प्लस R2। और इसी तरह R इक्यू बराबर होता है R1 इंटू R2 अब बटा R1 और प्लस R2। एक कल हमने प्रूफ किया था। अब इसी के अंदर हम कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और इसको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, इसे समझिएगा। स्टूडेंट्स जरा समझिएगा, हमने आपसे कहा कि EQ बराबर यानी इक्विवेलेंट ईएमएफ बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 और बटा R1 प्लस R2। क्या स्टूडेंट्स, इसी समीकरण को अगर हम चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, E1 R1 प्लस E2 R2 और बटा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। आप चेक कर लें, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको यही समीकरण प्राप्त होगा, यही समीकरण प्राप्त होगा। हम सोल्व करके दिखा देता हूं, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको यही समीकरण प्राप्त होगा और जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो आपको यही समीकरण प्राप्त होगा। मतलब कि यही समीकरण का यह दूसरा रूप है। हम इसे सोल्व करके दिखा देते हैं, जरा देखिएगा, यहां पर रफ कर देता हूं। स्टूडेंट्स, अगर हमने एलसीएम ले लिया, R1 और R2 हो गया, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए E1 R2 और प्लस
E2R1 और इनका भी एलसीएम ले लीजिए तो R1 R2 ये हो गया R2 प्लस R1, इससे इसे कैंसिल हो गया तो हमारा पास जो हिस्सा बच रहा है यही हिस्सा बच रहा है। तो इसका मतलब साफ दिख रहा है स्टूडेंट्स, इसका मतलब साफ दिख रहा है कि हमें इसे पूछा जाए EEQ निकालो तो हम इस समीकरण को लिख सकते हैं या इस समीकरण को लिख सकते हैं, लेकिन सवाल अब उठता है कि इसे कब लिखना है और इसे कब लिखना है। तो स्टूडेंट्स अगर अगर सेल्स की संख्या केवल 2 है तो ऐसे सिचुएशन में आप इसका इस्तेमाल करें, और अगर सेल्स की संख्या 2 से ज्यादा है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सके, तो ऐसे सिचुएशन में आप इसका इस्तेमाल करें। ये ट्रिक्स है। अगर न्यूमेरिकल में 2 सेल पैरेलल में है तो सीधे आप इसका इस्तेमाल कर लें, या अगर न्यूमेरिकल में 2 से ज्यादा सेल पैरेलल में है आप इसका इस्तेमाल कर लें। जैसे एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास 3 सेल हैं, लीजिए यह E1 है और यह R1 है, नेक्स्ट यह E2 है और यह R2 है, नेक्स्ट यह E3 है और यह R3 है। अब तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, लीजिए पैरेलल में स्पष्ट दिख रहा है कि तीनों सेल्स पैरेलल में है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपसे कोई पूछे EEQ ज्ञात करो तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 प्लस E3 बटा R3 और बटा, अब हम बोलेंगे नहीं, आप खुद समझ जाओ। अब हम क्या करेंगे, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। यही वह समीकरण है जिसका उपयोग करके आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो। कब? जब सेल की संख्या 2 से क्या है, ज्यादा है। अंडरस्टैंड? इसी प्रकार अगर 4 सेल है तो E1 बटा R1, E2 बटा R2, E3 बटा R3 प्लस E4 बटा R4, और यहाँ पर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, इसी प्रकार 1 बटा R4। ये तो EEQ निकल गया। अगर आपसे कहा जाए REQ निकालो तो REQ निकालना आसान है, वो भी टफ नहीं। जरा देख लिया आप लोग, EEQ का मान एक पूरा समीकरण EEQ दे देगा, और सेल के अंदर 2 चीज निकाला जाता है, एक EEQ और दूसरा REQ। E का मतलब इक्विवेलेंट पोटेंशियल और REQ का मतलब इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि सेल के अंदर 2 चीजें होती है, पोटेंशियल होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तब आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा। तो अगर आपसे कह दे REQ निकालो तो REQ निकालने के लिए स्पष्ट दिख रहा है जो चारों प्रतिरोध है वो पैरेलल में है, तो इसका मतलब है REQ बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 और प्लस 1 बटा R3। लीजिए, इस प्रकार अगर हम समराइज कर दें तो जब देखिए, तो अगर हमारे पास सेल्स की संख्या 3 है, लीजिए सेल्स की संख्या 3 है, यह E1 है, यह E2 है, यह E3 है, यह R1 है, यह R2 है, यह R3 है। तो फॉर्मूला EEQ बराबर E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 और प्लस E3 बटा R3 और बटा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 और प्लस 1 बटा R3। और इसी तरह अगर आपको REQ निकालना है तो 1 बटा REQ बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 और प्लस 1 बटा R3। ऐसा क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया
कि यह रजिस्टर और यह रजिस्टर पैरेलल में है, और पैरेलल का फॉर्मूला यही होता है 1/Req बराबर ए दिस। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर सेल्स पैरेलल में हैं और दो से ज्यादा सेल हैं तो उसे कैसे डील करना है, कैसे EEQ और कैसे REQ निकालना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमारे पास ऐसा न्यूमेरिकल्स होगा कि n आइडेंटिकल सेल पैरेलल में जोड़ दिया गया है, मतलब कि n सेल को जिसका वोल्टेज समान है और सबको पैरेलल में जोड़ दिया गया है। जैसे जरा देखिए तो, देखिए यहां लिखते हैं n आइडेंटिकल सेल कनेक्टेड इन पैरेलल, n आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, जिसका मतलब हो गया कि हमारे पास सेल्स n है और सबका वोल्टेज समान है, सबका आंतरिक प्रतिरोध समान है। जब आइडेंटिकल कह ही दिया गया है तो आइडेंटिकल का मतलब क्या है, समान। जितना भी सेल लेंगे सबका वोल्टेज और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस समान होगा। ठीक है, देखिए तो हमने एक सेल लिया, लीजिए एक सेल लिया, इसका EMF E है और प्रतिरोध R है। फिर हमने दूसरा सेल लिया, अगेन इसका EMF E है और प्रतिरोध R है, क्योंकि आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब एक समान, जिसका नेचर समान हो। तो इसका मतलब हमने तीसरा सेल लिया और इसका रेजिस्टेंस R है। हमने इसी प्रकार चौथा सेल लिया, इसका रेजिस्टेंस R है। तो इसका मतलब E है, R है, E है, R है। इसी प्रकार हमने पांचवा सेल लिया, यह E है और यह R है। तो स्टूडेंट्स यह देखना, इसमें सेल्स एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, और इसी प्रकार 6, 7, 8, 9, 10 और n सेल। जो नियम इस पर लागू करेंगे वही नियम हम सारे सेल्स के ऊपर लागू करेंगे। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स देखो तो सारा का सारा सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। क्यों, आप खुद समझ सकते हो, सारा का सारा सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। तो ऐसे सिचुएशन में आपसे कहा जाए EEQ निकालो, EEQ निकालो, तो स्टूडेंट्स इसका जो रिजल्ट आएगा, इंडिविजुअल सेल का जो पोटेंशियल होगा वही EEQ होगा। इंडिविजुअल सेल का जो पोटेंशियल होगा वही EEQ होगा। तो इसका मतलब बताओ, अगर हमसे कोई कहा जाए EEQ निकालो, तो इंडिविजुअल सेल, किसी भी सेल का, देखो सारा सेल तो बराबर है ना, किसी भी सेल का वोल्टेज ले लें। तो चलो EEQ बराबर E लीजिए। और एग्जाम्पल अगर समझाऊं, अगर ये 2 वोल्ट होता और ये भी 2 वोल्ट होता और ये भी 2 वोल्ट होता, ये भी 2 वोल्ट होता, ये भी 2 वोल्ट होता, सारे सेल्स 2 वोल्ट के हैं और सारे सेल्स पैरेलल में हैं, तो ऐसे सिचुएशन में EEQ जो होगा वो E के बराबर होगा, यानी EEQ बराबर वो 2 वोल्ट के बराबर होगा। अब हमें निकालना है REQ। तो REQ निकालने का सबसे आसान तरीका है, यह सेल, यह सेल, यह सेल, यह सेल, यह सेल, सारे सेल्स पैरेलल में हैं, सारे सेल्स पैरेलल में हैं, तो रेजिस्टेंस भी क्या है, पैरेलल्स में है। तो इसका मतलब है 1/REQ बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R सो ऑन जितना भी होता हम उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसको समराइज कर दें, हमने क्या बोला, हमने कहा कि अगर n आइडेंटिकल सेल हैं, सारे सेल एक समान हैं, तो अगर EEQ वही होगा जो उसका इंडिविजुअल वैल्यू होगा, मतलब कि एक सेल यानी प्रत्येक सेल का मान होगा। तो
प्रत्येक सेल E के बराबर है और E का मान हमने कितना एज्यूम कर रखा है, 2 वोल्ट एज्यूम कर रखा है, तो इसका मतलब है E बराबर कितना हो गया, 2 वोल्ट। अब हमको अगर आर ई क्यू निकालना है तो स्पष्ट दिख रहा है कि सारा का सारा प्रतिरोध पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R सो ऑन। क्या स्टूडेंट्स, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आ रहा है आपको? आना भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है हमने दोनों स्पेशल केस को देखा और दोनों केस के ऊपर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स मौजूद है एम करीम के बुक में और एससी वर्मा के बुक में। अंडरस्टैंड? तो हम न्यूमेरिकल्स जरूर कराएंगे, बट सबसे पहले मेरा काम है थ्योरी को कमांड करवा देना। अगर थ्योरी मजबूत है तो न्यूमेरिकल हो जाएगा, किसी समय भी न्यूमेरिकल हो जाएगा, लेकिन अगर थ्योरी में कहीं कंफ्यूजन है तो न्यूमेरिकल्स कभी नहीं होगा। अंडरस्टैंड है? तो हमेशा थ्योरी को सबसे पहले मजबूत करनी चाहिए और न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स जरा देखना, इन आइडेंटिकल सेल्स, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट्स अब जरा समझिएगा, अब आता है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, जिसको हम हाइब्रिड भी कर सकते हैं। यानी इसमें क्या होगा, बहुत सारे सेल को सीरीज में रखा जाएगा और बहुत सारे सेल्स को पैरेलल में रखा जाएगा और एक साथ रखा जाएगा। तो कोई टफ नहीं है, और हमने अभी तक अपना बताता हूँ, रिकॉर्ड बताता हूँ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हमने कहीं नहीं देखा है और न कहीं कहीं पूछा जाता है, बट हाँ नॉलेज के लिए आपको ध्यान में रखना आपको होगा। अंडरस्टैंड? जरा देखिएगा, जो नेक्स्ट है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, इसका मतलब सेल्स और सारे सेल्स जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल, अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछता है तो ये आइडेंटिकल के ऊपर ही पूछेगा, यानी ऐसा सेल जो समान मान का हो उसको आइडेंटिकल कहते हैं। ठीक है ना? जरा देखिएगा आइडेंटिकल। तो हम यहां पर एक ग्रुप बना लेता हूं, जरा देखिएगा, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, सोन एन सेल। आइडेंटिकल होने का मतलब है E है, R है, E है, R है, E है, R है, E है, R है। इसी तरह का देखिए, तो सारा का सारा सेल्स कैसा है, सीरीज में है। अब इसी तरह का पैटर्न बना लो, कितना है, N सेल है, यहां से लेके यहां तक N। इसी तरह नीचे भी पैटर्न बना लो आइडेंटिकल होने की वजह से सारा सेल का मान समान है। चलो इसी तरह से लो स्टूडेंट्स, लीजिए, हमारा स्टूडेंट समझ रहा होगा हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। लीजिए, अब बात सबका रेटिंग नहीं चाह रहा हूं, ए भी ई है, ए आर है, ये ई है, ये आर है, ये ई है, ए आर है। अंडरस्टैंड? और इसी तरीके से 1 2 3 4 सो ऑन एन। लीजिए, ऐसा प्रश्न आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, इसमें परेशान मत होइए, इसे ऐसा चीज समझ के छोड़ दीजिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप केवल समझ के छोड़ दीजिए। ये सब चीजें होता है एक बार पढ़ने का होता है, न रटिए मत, सिर्फ समझ के छोड़ दीजिए। एक बार अच्छी तरह समझ जाइए और समझ के इसको छोड़ दीजिए। इस प्रकार एन, इधर भी 1 2 3 4, इस प्रकार एन। अब आपसे कहेगा कि ई क्यू निकालो और आर क्यू निकालो, दो प्रश्न हमारे पास है। अब जब देखिए, इसे कहते हैं मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। मिक्स क्यों कहा? क्योंकि यह जितने भी सेल्स हैं सीरीज में हैं और ऊपर से जितना भी नीचे आ रहा है सब पैरेलल्स में है। ऐसे ऐसे चलेंगे तो आपको सीरीज में नजर आएगा, और जैसे ऐसे ऐसे चलेंगे तो सारा सेल्स आपको पैरेलल में नजर आएगा और सब आइडेंटिकल है। इसका वजह से सबका जो वोल्टेज होगा E होगा और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा। लो,
ये ई है, ये आर है, ये ई है, ये आर है, ये ई है, ये आर है, ये ई है, ये आर है। और अब आपसे पूछा गया है इस सारे सेल्स को हटा देना है और सारे सेल्स को हटा करके हमको एक सेल लगाना है। लो, एक सेल लगा दिया तो इस सेल का ई क्यू कितना होगा और इस सेल का आर क्यू कितना होगा, यही हमें ज्ञात करना है। सबको हटा दीजिए, सारे सेल्स को हटा दीजिए और केवल एक सेल लगाइए और उस एक सेल का हमें क्या ज्ञात करना है, ई क्यू ज्ञात करना है और हमें आर क्यू ज्ञात करना है। चलिए कैसे निकलेगा जरा समझते हैं। दैट्स इज सो सिंपल, बहुत ही आसान है। आइए, तो इसे हमारा टारगेट समझ में आ गया बेटा कि हमें निकालना है। मेरे पास जगह का अभाव हो जाता है बार बार, तो हमें यहां पर जगह दे देते हैं। लीजिए, हमें ई क्यू निकालना है और हमें आर क्यू निकालना है। तो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले फर्स्ट रो को देखें, फर्स्ट रो को देखें, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो को देखें। तो फर्स्ट रो में सेल्स की संख्या n है और सारा का सारा सेल्स सीरीज में है। तो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रखा हूं, अगर सबको हटा करके अगर हम एक सेल लगाएं और इंटरनल रेजिस्टेंस को हटा करके एक रजिस्टर लगाएं तो यह हो जाएगा NE और यह हो जाएगा NR। क्यों? सीरीज में सारे सेल्स का मान जुट जाता है, पोटेंशियल का मान जुट जाता है, तो E प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई AD, और सीरीज में प्रतिरोध का मान भी जुड़ जाता है, तो R प्लस R NR। इसी प्रकार सेकेंड रो पर आइए, तब भी हमें इस तरह प्राप्त होगा। यह NR है और यह NE है। जब थर्ड रो पर आइएगा तब भी आपको इसी तरह प्राप्त होगा। यह आपका NE है और यह आपका NR है। सोन। जब आप यहां आइएगा तब भी आपको यह NE प्राप्त होगा और जब यह आपको NR प्राप्त होगा। अब बताओ स्टूडेंट्स, इसे हटा देता हूं, अब आप ही बताओ। अब हमारे पास यह सारे के सारा सेल्स पैरेलल में दिख रहा है और सब बराबर है। हमने कहा था कि अगर सेल्स पैरेलल में हो और सारा का सारा सेल्स अगर बराबर हो तो जो EQ होगा वह इंडिविजुअल सेल के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो बताओ, इंडिविजुअल सेल का जो पोटेंशियल है स्टूडेंट्स कितना है? NE। तो इस प्रकार अगर हम सारे सेल्स को हटा दें और सारे सेल्स को हटा के केवल एक सेल लगाएं, हमने एक सेल लगाया तो EQ जो आएगा वो N इंटू E के बराबर होगा। यानी जहां N सेल्स की संख्या है और E प्रत्येक सेल का पोटेंशियल कितना है। अब बताना स्टूडेंट्स, यह सारा का सारा प्रतिरोध पैरेलल में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/REQ बराबर होता है 1/R1। तो NR 1/R1 NR 1/R1 NR प्लस सोन कितना बार जाएगा? N बार चला जाएगा। ऐसे आप करते चलेंगे तो आपको 1/NR, तो 1/NR 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 ऐसे जोड़ते जाइए, n बार जोड़िए, n बार। तो जब जोड़ेंगे, यहां लिख रहा हूं आपको, हम इसे हटाने की पूरी कोशिश कर देता हूं, इसे हटाने की पूरी कोशिश करता हूं, जरा समझिएगा। इसे हटा देता हूं। तो इसका मतलब है EQ बराबर तो आ गया, EQ बराबर आ गया N इंटू E। अब 1/REQ बराबर स्टूडेंट्स याद करो 1/NR 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 ऐसा n बार। इसका मतलब है N/NR, n से n कैंसिल हो गया तो 1/REQ बराबर हो गया 1/R, इसलिए REQ का मान हो गया R। स्टूडेंट्स, दैट्स सो सिंपल, काफी अच्छा रिजल्ट है और बहुत ही इजी रिजल्ट है।
बहुत ही इजी रिजल्ट है, जिसे जरा देखो तो स्टूडेंट्स, थोड़ा इस्तेमाल करना। एक क्वेश्चन दे देता हूं और मुजवानी बना करके इसको बता देना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 वोल्ट 1 ओम, 2 वोल्ट 1 ओम, 2 वोल्ट 1 ओम। नेक्स्ट सिमिलर आइडेंटिकल है स्टूडेंट्स, तो बार बार मैं लिखूंगा नहीं, आपको खुद समझ जाना होगा। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए सारा सेल्स आइडेंटिकल है। ए भी 2 है, 1 2 1 ओम 1 ओम, 2 वोल्ट 1 ओम, ये 2 वोल्ट 1 ओम, ये 2 वोल्ट 1 ओम, ये 2 वोल्ट ये 1 ओम। मुझे पूरा विश्वास है कि सबको हटा देना है और सबको हटा करके एक सेल लगाना है, जिसको हम इक्विवेलेंट कहेंगे। तो आपका काम है ई इक्यू ज्ञात करना और आपका काम है आर इक्यू ज्ञात करना। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका जवाब मुजवानी आना चाहिए। मुजवानी तो मुजवानी, ये नोमरिकल नहीं है मूर्खों, ये थ्योरी का विश्लेषण है, थ्योरी को मजबूत करने का एक तरीका है। नोमरिकल ऐसे नहीं होते हैं, नोमरिकल और अच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ इसलिए देता हूं ताकि जो हमने थ्योरी पढ़ाया है वो कितना मजबूत हो गया है, क्या उस थ्योरी के आधार पर इसका इस्तेमाल करके क्या इसे बना पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये नोमरिकल से नहीं है, ये थ्योरी का जजमेंट है कि आपने थ्योरी समझ में आया है या नहीं आया है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब देखना स्टूडेंट्स, ये आपका कंटेंट है। तो अब हम देखा अपना स्टूडेंट खत्म हो गया, सेल्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको हमने कवर कर लिया। जैसा भी सिचुएशन आपको बुक में मिलेगा उसी सिचुएशन का इस्तेमाल करके आप इजीली नोमरिकल बना सकते हो। कुछ नोमरिकल की प्रैक्टिस हम बहुत जल्द करेंगे, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक लास्ट थ्योरी बच गया है, मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम, महत्तम शक्ति प्रमेय, महत्तम शक्ति प्रमेय। चलो एक बार हेडिंग को देखो, मैक्सिमम पावर थ्योरम, महत्तम शक्ति प्रमेय। तो स्टूडेंट्स ये बोर्ड में आता है 2 मार्क्स में, तो इसे समझाने से पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये आता है बोर्ड में और उसी स्टेटमेंट को हम आपको समझा देंगे अच्छी तरीके से। तो क्या स्टेटमेंट है जरा समझिए। कहता है बेटा, ए बैटरी कैन डिलीवर maximum power to the circuit, maximum power to the circuit, to the circuit if total internal resistance of cells, if total internal resistance of cell is must be equal to total external resistance, total external resistance, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसका स्टेटमेंट क्या है?
इसलिए सबसे पहले कहता हूं कि पहले हम समझाने की कोशिश करता हूं। अभी क्या है, बेकार चीज है, इसे कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है कि यह स्टेटमेंट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। केवल केवल शब्दों का एक समूह दिख रहा है, लेकिन अगर इसे हम समझा दिए होते तो शायद यह स्टेटमेंट का मतलब, सही मतलब समझ में आ गया होता। तो चलो, इसका हिंदी अभी नहीं करूंगा, इसका हिंदी लास्ट में करूंगा। अभी सिर्फ इंग्लिश का स्टेटमेंट है, क्या लिखा हूं, ए बैटरी कैन डिलीवर मैक्सिमम पावर टू द सर्किट इफ total internal resistance of the cell is must be equal to total external resistance of the circuit इसका मतलब क्या है, आ जाओ समझते हैं। स्टूडेंट्स, अगर बोर्ड में आता है 2 नंबर में, तो आपको यह स्टेटमेंट को लिखना होगा और यह स्टेटमेंट को लिख करके समझाना होगा। तो क्या है जरा समझिए। समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, लीजिए, यह एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और करंट का बहाव हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का 2 हिस्सा होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब, जैसे में आप बल्ब का इस्तेमाल करते हो, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, ये सब जितने भी चीजें हैं सब एक्सटर्नल के अंदर आते हैं। इसका मतलब जब देखा तो ये बैटरी है और बैटरी का यह आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। लो, इसके ईएमएफ को ई से दिखाया, तो देखना बेटा, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा इंटरनल कहलाता है, यानी यह इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। देखना, इंटरनल रेजिस्टेंस है। और यह जो प्रतिरोध है जिसको हमने आर से दिखाया है, यह कहलाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल यानी सिंपल शब्द में कहूं, जो बैटरी का प्रतिरोध है वह इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा, और जिस प्रतिरोध में विद्युत धारा का बहाव हो रहा है या जो प्रतिरोध बाहर लगे हैं वो कहलाएगा एक्सटर्नल। तो इस प्रकार यह एक्सटर्नल है और यह इंटरनल है। रियल में यह प्रतिरोध यहां नहीं होता है, रियल में यह प्रतिरोध यहां पर होता है। लीजिए, यहां पर होता है, यह प्रतिरोध यहां पर होता है। लीजिए, यह प्रतिरोध बैटरी के अंदर होता है। तो आप तो समझ में आ गया होगा, यह आपका इंटरनल है और यह आपका क्या है, एक्सटर्नल है। स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने स्टेटमेंट क्या दिया था, आपको अच्छी तरह पता है। ये वर्क तभी करेगा, यह प्रतिरोध वर्क तभी करेगा जब यह बैटरी पावर प्रोड्यूस करेगा, इसे पावर देगा, इसे एनर्जी देगा, इसे करंट देगा। तो हम कहने का मतलब है कि कोई भी बैटरी मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर कब दे सकता है, किस अवस्था में वो मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्योंकि देने वाला है और ये लेने वाला है, ये एक्सेप्ट कर रहा है पावर को और ये पावर जनरेट कर रहा है। तो रूल्स कहता है कि ये बैटरी मैक्सिमम पावर जनरेट कब करेगा, किस स्थिति में यह मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा। तो नियम कहता है यह बैटरी मैक्सिमम पावर तभी जनरेट करेगा जब इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, लो आर, हमेशा बराबर हो बैटरी के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का। तो बैटरी का जो सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो सर्किट का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो क्या है, आर है। तो इसका मतलब है जब यह प्रतिरोध और यह प्रतिरोध अगर आपस में बराबर हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में इसमें जो करंट का बहाव होगा वो मैक्सिमम होगा, आई मैक्सिमम यानी महत्तम। जब यह प्रतिरोध का मान और इसके इंटरनल प्रतिरोध का मान अगर समान है, तो ऐसे सिचुएशन में यह जो बैटरी है मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट पैदा होगा।
और जब मैक्सिमम करंट पैदा होगा तो जब देखा तो P बराबर होता है I स्क्वायर इंटू R। तो बताओ स्टूडेंट्स, पढ़ाया था जो पावर होता है वो I स्क्वायर इंटू R होता है। तो बताओ क्या R का मान तो फिक्स है। जब P का मान मैक्सिमम कब होगा? जब I का मान कैसा होगा? मैक्सिमम। यही कहलाता है मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम कहता है कोई भी बैटरी मैक्सिमम पावर जनरेट तभी कर सकता है जब उसका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो। अगर इसका आंतरिक प्रतिरोध R है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है तो ऐसे सिचुएशन में करंट का मान मैक्सिमम हो जाएगा। और जब करंट का मान मैक्सिमम होगा तो बताओ पावर बराबर होता है I स्क्वायर इंटू R। जब I का मान मैक्सिमम है तो P का मान भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा। तो इसी को कहते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम, क्योंकि P का मान किस पर डिपेंड कर रहा है? I के मान पर डिपेंड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स जरा देखना तो आज से आपके सामने एक नया फॉर्मूला पैदा आ गया P मैक्सिमम। तो इसका फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर मैक्सिमम, या कह सकता हूं I मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू R। ये कब संभव है? जब R स्मॉल r और कैपिटल R आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलो अब सवाल उठता है कि सर अगर हमारे सर्किट में एक से ज्यादा बैटरी है और एक से ज्यादा प्रतिरोध है, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? तो आ जाओ जरा देखना तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, जरा देखना स्टूडेंट्स। जैसे में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, आ जाओ। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है। अब बताइए, अब कहा जाए अब इसके ऊपर मैक्सिमम पावर थ्योरम बताइए, मतलब I का मान मैक्सिमम कब होगा? तो बताओ स्टूडेंट्स, I का मान मैक्सिमम कब होता है? जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो जाए। वो कब था? जब एक प्रतिरोध और एक बैटरी था तब। लेकिन प्रतिरोध की संख्या एक से ज्यादा है और बैटरी की संख्या एक से ज्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। टोटल का मतलब होता है इक्विवेलेंट। तो बताओ स्टूडेंट्स, तो बताओ यहां पर कितना आंतरिक प्रतिरोध है? 2, R1 और R2। तो टोटल, तो R टोटल क्या R1 प्लस R2 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स? यहां बराबर 1 2 3 सारे प्रतिरोध पैरेलल में हैं, तो R टोटल बराबर क्या 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस क्या 1/R3 करेंगे ना। तो यही फार्मूला लागू आपको करना है, मतलब कि सबसे पहला इसका R इक्विवेलेंट निकाल लेना है और इसका इक्विवेलेंट निकाल देना है। अगर दोनों को बराबर कर देना है, अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो करंट का मान क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और जब करंट का मान मैक्सिमम होगा तो पावर P जो मैक्सिमम होगा वो होगा I स्क्वायर मैक्स इंटू R। चलो स्टूडेंट्स, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि मैक्सिमम पावर थ्योरम समझ में आ गया होगा। अंडरस्टैंड है? चलो ठीक है। तो हमने हिंदी का प्रोमिस किया था, उसे समझ लीजिएगा। कोई भी बैटरी
महत्तम धारा प्रवाहित तभी करती है जब बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है परिपथ के टोटल प्रतिरोध का बराबर हो जाए। तो इस सिचुएशन में कोई भी बैटरी महत्तम पावर जनरेट करती है, महत्तम करंट जनरेट करती है, क्योंकि करंट अगर महत्तम होगा तो पावर भी क्या होगा, महत्तम होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको 100 के 100% समझ में आ गया होगा। अब हम थ्योरी को खत्म होने का अनाउंसमेंट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो थ्योरी है पूरी तरीके से कवर हो गया है। कल से हम इसके ऊपर वैरायटी का न्यूमेरिकल्स करूंगा, 2 लेक्चर कल और परसों। जितना भी ऑल पॉसिबल न्यूमेरिकल होता है सारा न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर करने की कोशिश करूंगा और कुछ क्वेश्चन को आपको होमवर्क दूंगा जिसे आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, मन से पढ़िए और बेहतर पढ़िए, क्योंकि दोनों चीज अच्छे लाइफ के लिए आवश्यक है। ठीक है ना, तो मन से पढ़ते रहिए और बेहतर पढ़ते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा जरूर करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल का होगा। इसे मिस ना करें, जरूर देखें और अपने फ्रेंड को भी कहें देखने के लिए। अंडरस्टैंड है? बाय स्टूडेंट्स, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।